दोस्तों नमस्कार। सरकार तो अच्छी खासी चल रही है। बकायदा कैबिनेट्स की बैठक हो रही है। आरबीआई को नए नए निर्देश दिए जा रहे हैं। दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में भी यह मैसेज दिया जा रहा है कि भारत की ग्रोथ रेट दुनिया के दूसरे तमाम देशों से कहीं ज्यादा आगे चल रही है। भारत के भीतर आय के साधन भी लगातार बढ़े हैं। खाड़ी देशों को भी समझाया जा रहा है कि आप हमारी करीबी अमेरिका और इजराइल को लेकर जो है उस दिशा में मत जाइए। हमारे संबंध पुराने सरीखे रहेंगे, बिजनेस भी पुराने सरीखे ही होंगे। यूरोपियन कंट्रीज को भी यह बताया जा रहा है कि भारत अभी भी एक बड़ा बाजार है। आपके सामानों की खपत भारत के बाजार में हो सकती है। भारत के भीतर एमएसएमई का क्षेत्र हो या फिर एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई परिस्थितियां हो, दोनों के लिए रास्ते नए नए खोले जा रहे हैं। ऐसा दुनिया के किस देश में हो रहा है? और भारत के भीतर ना तो कोई तेल को लेकर बड़ा संकट है, ना ही गैस को लेकर बड़ा संकट है, ना ही महंगाई की कोई आफत से सरकार को लेकर जनता में परेशानी है। ऐसा भी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरे तरीके से ठप हो चला है। सब कुछ तो ठीक है। फिर अचानक राहुल गांधी ने क्यों यह जिक्र छेड़ दिया, या फिर मोदी सरकार की सत्ता की उम्र का सिक्का यह कहकर क्यों उछाल दिया कि बरस भर के भीतर प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी चली जाएगी? विपक्ष के नेता हैं वो, लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुकी। बात तो यहां तक आ गई, क्या वाकई अभी तक सरकार जो इस देश के इंस्टीट्यूशन को अपने हिसाब से चला रही थी, पहली बार संकट इतना गहरा गया कि उस इंस्टीट्यूशन को संभाले हुए वे नौकरशाह जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय के जरिए हुई, उनके भीतर भी यह डर समा गया। स्थिति विकट है, बिगड़ रही है, बिगड़ेगी तो संभालने वाला कोई नहीं होगा। और संकट के वक्त अगर जनता सड़क पर आ गई या उसका गुस्सा उफान पर आ गया या कहीं जेंजी ही खड़ा तो नहीं हो गया, तो फिर उन नौकरशाहों का भी क्या होगा जो अभी तक मोदी के आदमी माने जाते हैं? यह सवाल चौंकाने वाला तो है। क्यों नहीं आज इसको डिकोड किया जाए? डिकोड करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि तीन परिस्थितियां सामने खड़ी है। पहली बार कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के कंट्रोल में इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशंस चल रहे थे। पहली बार वो कंट्रोल से बाहर इसलिए हैं क्योंकि सरकार के हाथ में इस देश की इकोनॉमिक परिस्थितियों को संभालने के लिए ना तो कोई विजन बचा है और ना ही कोई ऐसी दृष्टि है जिसमें वो अमेरिका को छोड़कर दुनिया के किसी दूसरे देश के साथ यह सोचकर खड़े हो जाएं कि हमारी इकोनॉमी वो संभाल लेगा। असंभव सी परिस्थिति है। और शायद इसी का परिणाम है कि आज भारत के भीतर वेनेजुएला की राष्ट्रपति पहुंची हुई हैं, 6 तारीख तक रहेंगी। और उस देश की राष्ट्रपति के साथ लगभग 14 मंत्रालयों के अधिकारी आए हैं और वो भारत के साथ संबंध बना रहे हैं, बातचीत हो रही है। और दरअसल वेनेजुएला की राष्ट्रपति को भारत ने निमंत्रण नहीं दिया, वो अमेरिका के जरिए भारत पहुंची है और इस शर्त पर पहुंची है कि भारत उनके साथ आर्थिक संबंध के नए नए दरवाजे खोलेगा। और अभी तक जिस वेनेजुएला के भीतर सबसे ज्यादा रिजर्व कच्चा तेल है, प्रोडक्शन में नहीं रिजर्व में, वहां पर भारत उस कच्चे तेल को प्रोडक्शन में तब्दील करने में भी मदद करेगा और वहां से तेल खरीदेगा भी। यानी जिस अमेरिका के कब्जे में वेनेजुएला है, उस वेनेजुएला की राष्ट्रपति के साथ आई उनके मंत्रिमंडल की टीम और नौकरशाहों की टीम दिल्ली में बैठकर यह समझौता कर रही है कि आप ही पूंजी लगाइए और आप ही उसे खरीदिए। भरोसा नहीं हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत में तो सरकार ठीक ठाक चल रही है। तब यह सवाल है राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र क्यों कर दिया? तो आज पहला पन्ना हमें लगता है इस बात से खोलना चाहिए क्योंकि वाकई अगर इस देश के भीतर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, वो इस देश के इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ और उनकी कतार में दूसरे नौकरशाह ही क्यों ना हो, इस देश की जुडिशरी के भीतर की हरकत जो सरकार के साथ नेक्सस के साथ चल रही है उस पर पैनी नजर रखने वाले जुडिशरी के अधिकारी ही क्यों ना हो, रिजर्व बैंक जिसने इस बार सबसे ज्यादा सरकार को डिविडेंड दिया 2,86,000 करोड़, वही आरबीआई जानकारी दे रहा है कि बैंकों की हालत खस्ता है, कर्ज लेने वालों की मांग बहुत बढ़ चुकी है। तो क्या राहुल गांधी को ये सारे मैसेज मोदी सरकार के वही नौकरशाह दे रहे हैं जिन नौकरशाहों पे भरोसा करते हुए अभी तक इस देश के पूरे सिस्टम को अपने हाथ में दबोच कर मोदी सरकार ने रखा, लेकिन पहली बार वो कंट्रोल से बाहर हो गया और हर अधिकारी यह सोचने लगा कि मुश्किल हालात दरवाजा खटखटाने लगे हैं। तो क्यों नहीं विपक्ष के नेता को जानकारी दे दी जाए जिससे कोई देश की परिस्थिति में बड़ा बवाल हो,
तो उससे पहले यह बात तो सामने आ जाए कि हमने तो चिता दिया था, हमने तो अपना धर्म पूरा निभा लिया। मुश्किल हालात तो सरकार चलाने वालों की है और हम सरकार चला नहीं रहे हैं। हम सरकार के निर्देशों को मानते हुए उस कंट्रोल गवर्नमेंट के साथ खड़े थे, लेकिन अब वो कंट्रोल में नहीं है, तो हम जानकारी दे रहे हैं। और राहुल गांधी ने इस बात का खुले तौर पर ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा? इसमें दो मत नहीं कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, और इसमें भी दो मत नहीं कि भारत की इकोनॉमी दुनिया के टॉप 5-6 कंट्रीज के हिसाब से चलती है, और इसमें भी कोई दो मत नहीं कि भारत के भीतर असमानता और गरीबी दुनिया के निचले 5, 10, 15 देशों के समानांतर चलती है। यानी इस देश की सरकार की रईसी और इस देश में जनता के आर्थिक हालात, उसी के बीच ब्यूरोक्रेसी रेंगती है, और ब्यूरोक्रेसी के जरिए इस देश को चलाने का काम सरकारें करती हैं। तो क्या अब इस ब्यूरोक्रेसी को समझ में आने लगा, या उन नौकरशाहों को समझ में आने लग गया कि हालात अगर बद से बदतर होंगे तो सबसे पहले उन्हीं की गर्दन पकड़ी जाएगी? क्योंकि सत्ता बदलेगी तो नेता तो निकल जाएंगे, बचेंगे नौकरशाह, जिनकी फाइलें खुलेंगी और उन फाइलों के आसरे इस देश का असल कच्चा चिट्ठा सामने लाया जाएगा। यह सवाल अब इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत दुनिया के उन 2 देशों में तब्दील है जहां की इकोनॉमी सबसे ज्यादा डूब रही है। पहले नंबर पर भारत है, दूसरे नंबर पर तुर्की है। तुर्की के संभालने वाले एर्डोगन जो हैं, उनकी पहचान एक तानाशाह के तौर पर है। प्रधानमंत्री मोदी की पहचान तानाशाह के तौर पर नहीं है। वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। लेकिन एक क्षण के लिए आर्थिक दस्तावेजों को जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखा जाता है, वो वर्ल्ड बैंक और IMF के जरिए हो या वो अमेरिकी खांचे में भी कितना फिट बैठता है, क्या अब दुनिया इसका अध्ययन करने लगी है? 2013 में फ्रजाइल 5 का जिक्र था, जिसमें भारत था, ब्राजील था, इंडोनेशिया था, साउथ अफ्रीका था और तुर्की था। इस वक्त भारत नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पर तुर्की है। और जो माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब है कि पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट का खांचा है उसकी दिशा ही गलत है। इसका जिक्र IMF कहने से कतरा नहीं रहा है। भारत की GDP और उससे जुड़े आंकड़े गलत दिखाए गए। GDP ग्रोथ कोलैप्स कर रहा है, लेकिन उसको आगे बढ़ता हुआ दिखाया गया। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बहुत साफ तौर पर कहना है कि ग्रोथ 4.2% से ज्यादा नहीं है। भारत के भीतर का जो ग्रोथ था 2024-25 में वो 3.76 ट्रिलियन था। 2025-26 में 3.92 ट्रिलियन था। यह IMF की रिपोर्ट आपको सिर्फ बता रहे हैं इसके जरिए कि जो ग्रोथ 4.2% भी दिखलाया गया। अब नई परिस्थिति यह है कि अगर उसमें आप इन्फ्लेशन यानी महंगाई जोड़ दें, जो करेंसी की स्थिति है जो सबसे कमजोर हो चली है रुपया, उसको भी जोड़ दें, तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय ग्रोथ एक झटके में 2 से 4% के इर्द गिर्द आकर खड़ी हो जाएगी। और इन सब के बीच जो कच्चा तेल है, गैस है, एविएशन प्राइसेस हैं, जो इंडस्ट्रीज है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इन सब को जोड़कर और जिस तरीके से महंगाई का बढ़ना और बैंकों से इंटरेस्ट मिलना, उन दोनों में हर का पैसा अगर कमजोर हो रहा है तो खतरा तो मंडरा रहा है। और यह खतरा अगर बैंकों में जमा पैसा इस देश के आम आदमी उसकी समझ में आ जाएगा कि उसका बैंकों में जमा पैसा भी इस देश में रहते वक्त और कमजोर और कम हो गया, तो फिर वो क्या करेगा? शायद ये एक ऐसी आर्थिक सिचुएशन है जिसका जवाब इस वक्त किसी के पास है नहीं। तो क्या नौकरशाह इसलिए घबरा गए क्योंकि वो और ज्यादा हकीकत जानते हैं, और जिस बात का जिक्र राहुल गांधी ने किया कि उन तक मैसेज पहुंच रहा है, और इस मैसेज के पहुंचने का मतलब सिर्फ इतना ही भर है, या बात इसके आगे की है? क्योंकि एक बात तो तय है कि सत्ता की रईसी और इस देश की गरीबी के बीच इतना बड़ा खाई है कि दरअसल उसको पाट पाना असंभव सी चीज है। और उन सब के बीच जो भारत की सत्ता के करीब के कॉरपोरेट मित्र हैं और सत्ता चलाने वाले लोगों के परिवारों की जो पूंजी है, क्या उसकी जानकारी भी अब नौकरशाह विपक्ष के नेता राहुल गांधी को दे रहे हैं? क्या वाकई वो बतला रहे हैं कि इस देश के कितने मिनिस्टर्स के बच्चे
अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कहां कहां पूंजी लगाए बैठे हैं, या फिर वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। और यह स्थिति इतनी भयानक हो चली है जिसमें सरकार कहीं इकोनॉमिक इमरजेंसी की दिशा में तो नहीं बढ़ जाएगी। ये कॉरपोरेट से हटकर इस देश के ब्यूरोक्रेट के जरिए कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस को उभारते हुए सरकार के उस कामकाज पर सीधा निशाना है जिसका जिक्र इस देश का कॉरपोरेट विपक्ष के नेता को बता रहा है, और विपक्ष का नेता खुले तौर पर इसका जिक्र अब करने लगा है। होने वाला है तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं, पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। तो राहुल गांधी ने क्या यूं ही मोदी सरकार की उम्र का सिक्का हवा में उछाल दिया और कहा कि मुश्किल हालात देश के सामने ऐसे हैं कि भयानक परिस्थितियों का सामना देश को करना है? क्या यूं ही कहा गया? हमें लगता है उससे पहले एक पन्ना सरकार का भी खोलना चाहिए, जो बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। रोज नए नए निर्देश दिए जा रहे हैं। नया निर्देश तो बैंकों को यह भी दिया गया, जो 12 सरकारी बैंक हैं, कि जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 है, उसको लेकर आप बैंकों में रिजर्व पैसा रखिए, क्योंकि खतरा यह है कि बैंकों से अब लोन लेने की स्थिति में इस देश का सिर्फ कॉरपोरेट या इंडस्ट्रियल सेक्टर ही नहीं, बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर, एमएसएमई, और सबसे बड़ी बात है कि जो इंडिविजुअल लेवल पर बैंकों से लोन लेकर अपना जीवन यापन करता है, जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, उनके सामने संकट गहराने वाला है। यानी वो बैंक का दरवाजा खटखटाएंगे, लोन आपको देना पड़ेगा। हो सकता है आप गारंटी जो चाहते हैं वो गारंटी नहीं मिल पाए, क्योंकि पैसा बचेगा नहीं। और इस परिस्थिति में बाकायदा जानकारी आरबीआई के जरिए यह भी निकल कर आई कि इस दौर में लगभग 2,63,000 आवेदन लोन के लिए डाले गए, रिटेल, एमएसएमई और एग्रीकल्चर सेक्टर से लोन के लिए जो बैंकों में आवेदन किया गया, और उसकी कुल कीमत मांगी गई 1,71,000 करोड़ रुपए। यह है 2,63,000 आवेदन की मांग, हमें इतना लोन आप दे दीजिए। सरकार पैसा दे दे, बांट दे, रिजर्व बैंक नोट छापने लग जाए। परिस्थितियां तो नाजुक है, और इस नाजुक परिस्थिति में यह भी जानकारी आई कि जितने एप्लीकेशन आए थे उसमें से लगभग 79,950 एप्लीकेशन पर पॉजिटिव नोट लिख दिया गया कि ठीक है, आपको लोन हम देंगे, जबकि कुल आवेदन थे 2,63,000। लगभग 80,000 पर सहमति बनी। इन 80,000 को जो सैंक्शन रकम की गई वो 35,194 करोड़ है, और गारंटी इसकी एवज में जो ली गई, अक्सर गारंटी ज्यादा ली जाती है। पहली बार जो पैसा सैंक्शन किया गया, गारंटी उसकी आधी ली गई, 15,720 करोड़, और लोन दिया जा रहा है 35,194 करोड़। जब यह परिस्थिति है तो इसमें अगला सवाल किसी के भी सामने होगा, कितनी बड़ी तादाद में पैसा बैंक रखे। जो बैंक पैसा रख सकता है वो कितना परसेंट होगा? कहा गया लगभग 4 लाख करोड़ रुपए आपको रखने होंगे स्पेशल मेंशन अकाउंट के तहत। यानी इतनी बड़ी तादाद में पैसा रखेंगे। और जब जानकारी आई कि रिटेल लोन 6.7% पैसा चाहिए, एमएसएमई को 5.01% चाहिए, एग्रीकल्चर को 3.86% चाहिए, तो ये 4 लाख करोड़ से नहीं बल्कि ये 18 लाख करोड़ से काम चलेगा। इतना पैसा चाहिए। कहां है पैसा? कौन देगा लोन? बैंकों के इस निर्देश का मतलब क्या है? जनता के भीतर गुस्सा ना आए, यह परिस्थिति ना आए? और क्या इसी बात को लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि दरअसल एक आर्थिक सुनामी आ जाएगी जो आपने कभी नहीं देखी होगी? क्या वाकई यह सही है? हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि युद्ध की परिस्थितियां हैं इसलिए सरकार के सामने इकोनॉमिक क्राइसिस है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ एनर्जी का असर भारत के हर सेक्टर पर पड़ रहा है। दरअसल यह लंबी कहानी है जो अब इस देश का ब्यूरोक्रेट जो अलग अलग सेक्टर को संभाले हुए है, वो इस हकीकत को जानता है कि इससे पहले किसी क्षेत्र में कोई काम हुआ ही नहीं। कॉरपोरेट के भीतर प्रतिस्पर्धा रोक दी गई। इस देश के भीतर में जो पब्लिक सेक्टर था उसको औने पौने दाम में प्राइवेट हाथों में वह भी सत्ता ने अपने करीबी मित्रों को दे दिया। दुनिया जिस दिशा में डेवलपमेंट देख रही है, भारत उस दिशा में डेवलपमेंट देखना चाहता ही नहीं था, क्योंकि यहां पर जो ह्यूमन रिसोर्स था उसका एक्सप्लॉयटेशन दोहरा था।
एक तरफ उसका बैंकों में जमा पैसा और बैंकों के जरिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉरपोरेट को लोन देना, फिर उसको माफ कर देना, और इसकी दूसरी तरफ जो बड़ी तादाद में ह्यूमन रिसोर्स था उसको वोटर में कैसे तब्दील किया जाए। और लाभार्थी योजना जो बड़ी तादाद में शुरू की गई वो सिर्फ फर्टिलाइजर या 5 किलो अनाज तक नहीं टिकी, वो हर क्षेत्र में देते चले गए और इस देश के 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभार्थी योजना में लाया गया। यानी हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे, हम आपको राहत देते रहेंगे, वो पैसा कब कैसे आएगा। और शायद यही बड़ा संकट हुआ कि दुनिया की नजर में भारत ना तो बाजार के तौर पर बचा और ना ही शेयर बाजार में वो पैसा लगाए रखना चाहता है, और इस पूरी प्रक्रिया में डॉलर के मुकाबले रुपया भी ढहते चला गया। ध्यान दीजिए तो अब दुनिया के तमाम बड़े सेक्टर्स, मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि दरअसल न्यू एज का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उस दिशा में जो टेक्नोलॉजी लीडरशिप होनी चाहिए, उसमें भारत कहीं है ही नहीं। और यह रिपोर्ट आईएमएफ के जरिए भी बताई जाती है, और डेवलपमेंट कंट्रीज को लेकर जो डेवलप कंट्रीज की राय है उसमें भारत उनके लिए एक पुअर स्टेट है। आपको हैरत होगी, पुअर स्टेट। यकीनी तौर पर सोलर का क्षेत्र हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्षेत्र हो, सेमीकंडक्टर चिप बनाने का क्षेत्र हो, कंप्यूटर सर्वर बनाने का क्षेत्र हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका क्षेत्र हो, इस पूरे दौर में कोई इन्वेस्टमेंट भारत की तरफ से हुआ नहीं, अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट आ नहीं पाया, और ये सारी चीजें रेंगती रही। और दुनिया के भीतर जो ग्लोबल रैंकिंग एफडीआई यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर जो भी रैंकिंग थी, भारत फिसलते फिसलते इतना नीचे आ गया कि आज की तादाद में इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया। और शायद इसीलिए भारत भविष्य के लिए एक बाजार हो सकता है क्या, लेकिन सवाल है कि सरकार को निर्णय लेना है, प्रधानमंत्री मोदी को निर्णय लेना है। और जब यह सिक्का उछाल दिया कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुर्सी पर 1 बरस भी के बाद नहीं रहेंगे, तो इसके पीछे सोच क्या है। समझना होगा कि वेनेजुएला की राष्ट्रपति को भारत ने निमंत्रण नहीं दिया था, वह भी इस संकट के दौर में। इस संकट के दौर में अमेरिका भारत के साथ ट्रेड डील करना चाह रहा है। वो जान रहा है कि भारत की माली आर्थिक हालत अमेरिका पर ही टिकेगी, और अमेरिका के राष्ट्रपति बाखूबी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी निकटता सिर्फ अडानी और एप्स्टीन तक का जिक्र नहीं है। बात तो इस देश की इकोनॉमी को संभालने की है, सत्ता में बरकरार रहने की है, और प्रधानमंत्री पद पर वो बैठे रहें या फिर कोई दूसरा शख्स वहां पर अगर आ जाए तो उनकी बातों पर हां से हां मिलाकर चले। शायद यह स्थिति कांग्रेस या राहुल गांधी की नहीं हो सकती है। तो क्या इसीलिए अभी तक इस देश के आर्थिक संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की खामोशी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी का कहना कि 1 बरस के भीतर परिस्थिति डगमगा जाएगी, उनके लिए सिर्फ इतना ही सच है? क्योंकि जो पन्ने खुल रहे हैं वो साफ तौर पर बतला रहे हैं कि इस दौर में अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स, अलग अलग इंस्टीट्यूशन को संभालने वाले अमेरिकी पॉलिसी के हिसाब से चल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की सोच को वह इस देश में इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं। एसबीआई के चेयरमैन कहते हैं कि 2030 तक भारत को 200 लाख करोड़ चाहिए, और प्रधानमंत्री मोदी 2047 में जिस भारत को विकसित बना चुके हैं, उसे विकसित बनाने में एसबीआई के चेयरमैन के हिसाब से 450 लाख करोड़ चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, एमएसएमई हो, इनोवेशन का क्षेत्र हो, तमाम जगहों पर तभी पहल होगी। और शायद इसीलिए आज जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई, तो वेनेजुएला के साथ आया हुआ लंबा चौड़ा प्रतिनिधिमंडल हर उस क्षेत्र को टटोल रहा है जो ट्रांसपोर्ट का हो, इस देश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, कम्युनिकेशन का हो, फॉरेन अफेयर्स का हो। यानी मसला सिर्फ कच्चे तेल भर का नहीं है, बल्कि अमेरिका ने वेनेजुएला को अपने साथ समेट लिया। निर्देश खुद दिया, जाइए भारत, भारत समझौता करेगा, और भारत समझौता कर रहा है। So President Delcy Rodriguez of Venezuela paid a working visit to India from 3 to 6 June. She was accompanied by a very large ministerial delegation that included ministers of foreign affairs, communication and information, economy and finance, science and technology, and the Minister of Transportation. Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. The Indian economy is a large and growing consumer of oil, and will have a stable demand growth for many years to come. Thus, in the energy sector, we see a perfect complementarity. In fact, in our spot purchases, Venezuela has already emerged as the 3rd largest supplier this month. यानी वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ बिल्कुल नए समझौते, ये जानते समझते हुए कि वेनेजुएला अभी तेल का प्रोडक्शन नहीं करता है, रिजर्व ऑयल उसके पास सबसे ज्यादा जरूर है, लेकिन प्रोडक्शन तक लाने में जितना पैसा लगेगा क्या वो भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर लगाएगा?
क्या वो रिलायंस लगाएगा जिसका जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक वक्त किया था? या फिर इस दौर में भारत के भीतर वो कॉरपोरेट जो सत्ता के करीब है, अगर वो चाहता है कि मौजूदा सत्ता बरकरार रहे तो फिर वो अपनी पूरी पूंजी वेंजुला में लगा दे? क्या इस दिशा में यह सरकार चली जाएगी? यह सवाल इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि अमेरिका भारत के एक्सपोर्ट को खत्म करने की धमकी भी इस दौर में दे रहा है, उसी ट्रेड डील के जरिए जिस ट्रेड डील की बातचीत अभी भी दिल्ली में चल रही है। अगला सवाल यह है कि चाइना के साथ भारत के जो संबंध हैं उसमें भारत की निर्भरता चीन पर टिकी हुई है। 110 बिलियन डॉलर का व्यापारिक घाटा हो चुका है और यह इतना ज्यादा है कि दुनिया के किसी भी दूसरे देश की जो व्यापारिक एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर घाटा होता है, इससे ज्यादा किसी भी देश का किसी भी दूसरे देश के साथ नहीं है जो भारत का चीन के साथ व्यापारिक घाटा हो चला है। अब यहां पर जो 3 बड़े सवाल हैं उसमें इस देश की जनता का सवाल है, इस देश की सत्ता का सवाल है और इस देश के कॉरपोरेट का सवाल है। और इन तीनों को जब आप मिलाते हैं तो शायद जो सबसे बड़ा संदेश इस दौर में यही उभर कर आ रहा है, संकट क्या इतना गहरा जाएगा कि इस देश का ब्यूरोक्रेट घबराकर सारी जानकारी विपक्ष के नेता को दे रहा है और विपक्ष का नेता यह मान रहा है कि बरस भर के भीतर प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी चली जाएगी। यानी इकोनॉमिक परिस्थितियों का नया बवंडर जो इस देश में संकट की परिस्थितियों के तूफान में तब्दील होने वाला है, क्या यह उसकी आहट है? मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया हाथ में हाथ लगाना, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। सिर्फ 1 बरस, कहां तक सही है यह बात? यह सवाल दरअसल भारत की उस इकोनॉमिक परिस्थितियों का है जिसमें सरकार के हाथ से लगाम निकल तो नहीं गई है, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक जिन बातों का जिक्र हो रहा है उसका आधार इस देश का ब्यूरोक्रेट है। वही ब्यूरोक्रेट जो सरकार के हिसाब से इस देश को चलाता है, वही ब्यूरोक्रेट जो कमोवेश हर पॉलिसी डिसीजन पर हस्ताक्षर करता है, वही ब्यूरोक्रेट जिसकी नियुक्ति पीएमओ के जरिए सीबीआई हेडक्वार्टर में होती है, ईडी दफ्तर में होती है, सीएजी के तौर पर होती है और इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर भी होती है। और तो और जुडिशरी में भी सरकार की सहमति के बगैर किसी जज की नियुक्ति हो नहीं सकती है। और पहली बार सारी इंफॉर्मेशन अगर वहीं से आ रही है तो सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है कि सरकार के हाथ से लगाम खिसक गई। सवाल यह है वो लगाम क्या अमेरिका के हाथ में है? क्या भारत की इकोनॉमी की कौन सी दिशा होगी इसे अमेरिका तय कर रहा है और उसे भारत के भीतर वही सत्ता पसंद है जो उसके हिसाब से चले और उसकी बातों पर मुहर लगाएं? और मौजूदा वक्त की परिस्थितियों में क्या भारत अंदर से इतना खोखला धीरे धीरे होता चला जा रहा है कि अब ब्यूरोक्रेट्स को भी लगने लगा स्थिति को संभालने के लिए विपक्ष के नेता को सारी जानकारी दे देनी चाहिए? क्या यह स्थिति है? क्योंकि सच तो यह है कि शेयर बाजार से पिछले बरस 1,66,000 करोड़ विदेशी निवेशकों ने निकाले थे 2025 में, और 2026 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीनों के भीतर 2,50,000 करोड़ रुपए वो निकाल चुके हैं। और कल ही जब सेबी ने एक नई जानकारी दी कि दरअसल एक कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड जो ज्वेलरी और गोल्ड का कारोबार करती है, उसने जिस तरीके से अपने यहां के ऑडिटर, बैंक, बोर्ड, सेबी सबको मैनेज कर लिया और मैनेज करते करते उसकी कंपनी का जो पूरा हिसाब किताब है जिसमें शेयर धारकों का पैसा है, यानी आम शेयर धारक ने उस कंपनी में पैसा लगाया, उसके जरिए उसने तकरीबन 15 लाख करोड़ का महाघोटाला कर लिया है और अब उसकी जांच होगी। यानी फंड डायवर्जन कैसे हो रहा था, निवेशकों के साथ विश्वासघात होते रहा, ना आईटी समझ पाया, ना जीएसटी वाले समझ पाए, ना ईडी समझ पाया, ना फिर जो एफेमा के तहत काम होता है वह भी समझ पाया। यानी गलत तरीके से पूरा खेल चलते रहा 4-5 सालों तक। यह एक मैसेज है कि जब आपके हाथ से लगाम खिसक जाती है या फिर जब आप खुद उस देश की इकोनॉमी को संभाल पाने में सक्षम नहीं होते हैं या फिर इस देश की निर्भरता अमेरिका जैसे देश पर हो जाएगी, तो उसके बाद कौन सी स्थिति होगी? तो जो कॉरपोरेट जानकारी दे रहे हैं उनको देशभक्त कहा जाए या कहा जाए कि दरअसल सब कुछ तो कर चुके और अब आप गंगा नहाने निकले हैं? शायद यह परिस्थिति इससे पहले कभी नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया।